नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर। आज हम 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं जिसमें 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं, पद्य, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के भी क्लास हमने किए हैं। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव शब्दों की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पद्माकर इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही पंक्ति पूछा गया है। नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2009 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना मानी जाती है? तो गंगा लहरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पद्माकर जो हैं ये गंगा लहरी के लेखक माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबोध पचासा ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। पद्माकर जो हैं ये प्रबोध पचासा ग्रंथ के लेखक हैं। ये प्रश्न आपका नेट में भी पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्माभरण। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पद्माभरण जो है ये पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य रसायन किसकी रचना मानी जाती है? तो काव्य रसायन किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवकवि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देवकवि जो हैं ये काव्य रसायन के लेखक माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवकवि किस जिले के थे? तो देवकवि किस जिले के अंतर्गत आते हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इटावा। तो ये जो है इटावा के अंतर्गत आते हैं देवकवि। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सुजान विनोद के लेखक का नाम क्या है? तो सुजान विनोद के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवकवि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जाति विलास के लेखक का नाम क्या है? तो जाति विलास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवकवि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जाति विलास के लेखक का नाम है देवकवि। अष्टयाम किसकी रचना मानी जाती है? यह प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अष्टयाम किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवकवि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है नेट के अलावा टीजीटी परीक्षा 2003 में भी पूछा गया ये प्रश्न, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अष्टयाम के लेखक का नाम है देवकवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिबद्ध कवि देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो रीतिबद्ध कवि देव किस प्रकार के कवि या किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसवादी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देव जो हैं ये रसवादी कवि माने जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि देव कवि रीतिकाल के किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो देव कवि जो हैं ये रीतिकाल के किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रीतिबद्ध। तो ये जो है रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। चिंतामणि, मतीराम ये जो हैं ये भी रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो रीतिकाल जो है उसको 3 धाराओं में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रीतिबद्ध, फिर रीतिसिद्ध और फिर रीतिमुक्त। तो देव जो हैं ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव किस प्रकार के कवि हैं? वही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है कि देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसवादी। तो ये जो है रसवादी कवि माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। तो भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, इस पंक्ति के आचार्य का नाम क्या है या कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवकवि। तो ये पंक्ति जो है इसके लेखक हैं देवकवि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिही चितवत इकबार। तो इस प्रसिद्ध दोहे के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिही चितवत इकबार। तो इस प्रसिद्ध दोहे के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसलिन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रसलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतीराम की भाषा क्या है? तो मतीराम की भाषा क्या मानी जाती है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक ब्रज भाषा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। साहित्यिक ब्रज भाषा जो है ये मतीराम की भाषा मानी जाती है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद रीतिकाव्य के किस काल के कवि माने जाते हैं? तो घनानंद रीतिकाव्य की किस काल के कवि माने जाते हैं? तो ये जो है किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी जो हैं ये रीतिकाल के रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि माने जाते हैं? तो घनानंद किस वर्ग के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त। तो वही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में, अब पूछा गया है पीजीटी में। पीजीटी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है कि घनानंद किस वर्ग के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। बिहारी जो हैं ये रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं, न कि रीति मुक्त के अंतर्गत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी घनानंद, आलम, बोधा जो हैं ये रीति मुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो वही प्रश्न फिर से पूछा गया है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। तो केशव दास जो हैं ये रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं, परंतु घनानंद, आलम और बोधा जो हैं ये रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के संबंध में है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में कहा गया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। घनानंद के प्रेमिका का नाम था सुजान। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक मात्रा में हुआ है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। घनानंद की कविता में सर्वाधिक मात्रा में सुजान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन माना जाता है? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। घनानंद जो है ये वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में लिखी गई है? तो घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज। तो ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है घनानंद की कृतियाँ। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान सागर के लेखक का नाम क्या है? तो सुजान सागर के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है सुजान सागर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही पंक्ति पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा गया था टीजीटी में 2005 में पूछा गया था, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है 2009 में। तो फिर से पढ़ते हैं। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, अब पूछा गया है जीआईसी परीक्षा में 2017। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इसीलिए बार बार जो है यही प्रश्न लगातार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, घनानंद इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखी लीनो मिन मृग, खजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। यह पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। सीखी लिनो मीन मृग, खजन कमल नैन, सीखी लिनो जस ओ प्रताप को कहानो है। तो ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठाकुर इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है? तो कवित रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कवित रत्नाकर के रचनाकार का नाम है सेनापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है?
तो कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कवित रत्नाकर जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान चरित्र के लेखक का नाम क्या है? तो सुजान चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूदन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सूदन जो है ये सुजान चरित्र के लेखक माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। तो सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी मतीराम, बिहारी और बृंद कवि ने सतसई की रचना की है, परंतु आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ललित ललाम जो है ये मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि का नाम क्या है? तो रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। तो बिहारी जो है ये रीतिसिद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी 2004 में, और फिर से यही प्रश्न पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2002 और 2009 में। तो बिहारी रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीतिसिद्ध। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में और 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में आता है? तो इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। तो मतीराम जो है ये रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बिहारी जो है ये रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं, और घनानंद और आलम जो हैं ये रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ए, बी और डी यहाँ पे गलत है। आपका सही उत्तर है सी। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में, और वही प्रश्न जो है पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। तो बिहारी किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीतिसिद्ध। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, रीतिसिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो इनमें से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। बाकी भिखारीदास, ग्वाल कवि और देव कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। दृग ऊर्झत टूटत, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, ये कथन किसका माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई के अंतर्गत कितने दोहे आते हैं। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 719, 719। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बिहारी सतसई के अंतर्गत 719 या 719 दोहे आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी की रचना का क्या नाम है। तो बिहारी की रचना का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहारी सतसई। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई, और ये एकमात्र बिहारी की रचना मानी जाती है जिसको लिखकर बिहारी संपूर्ण रीतिकाल में प्रसिद्ध हो गए थे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन से कवि हैं जिनका एकमात्र जो रचना है वो संपूर्ण रीतिकाल में प्रसिद्ध हो गया था। तो वो हैं बिहारी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं। तो बिहारी जो हैं ये किस काल के कवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य माना जाता है या काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बिहारी सतसई जो है ये ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था। तो रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था। तो उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया। तो 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों ने या विद्वानों के द्वारा क्या अभिधान दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या नाम दिया गया। तो वो है आधुनिक काल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
गद्य काल, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से भी अभिहित किया है? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गद्य काल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो दो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्धव शतक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। उद्धव शतक जो है ये रत्नाकर की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति या प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव शतक के लेखक का नाम क्या है? तो उद्धव शतक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। उद्धव शतक में कितने छंद आते हैं? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उद्धव शतक में कितने छंद आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 118। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 118 जो है ये उद्धव शतक में छंद माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, 118। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोला। तो ये जो है रोला छंद में लिखा गया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है इसमें कौन सा भाव आता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो फिर से पढ़ते हैं। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। तो ये जो पुनरुक्ति है इसमें क्या बोध होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाव उत्कर्ष। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भाव उत्कर्ष जो है इसका बोध होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, तो उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जानकी मंगल। तो जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं नाटक में अभिनय किया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं। तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो उस उपन्यास का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदीय समाज से किसका संबंध है। तो तदीय समाज से किसका संबंध माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खुआरी। तो ये पंक्ति जो है, इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले फिर से पंक्ति पढ़ते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खवारी। तो ये पंक्ति जो है, ये किस लेखक की मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रेमघन इसके लेखक हैं और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। तो लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है,
तो बाल कृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेघदूत जो है इसका किस भाषा में अनुवाद किया गया था? तो ये किया गया था खड़ी बोली में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाला सीताराम। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लाला सीताराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, फूलों का गुच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारतेंदुकालीन कवि कौन माने जाते हैं? तो इनमें से कौन भारतेंदुकालीन कवि माने जाते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। तो ये जो है भारतेंदुकालीन कवि माने जाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र और फिर अंबिका दत्त व्यास। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं माना जाता? तो कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग के अंतर्गत नहीं आता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाल मुकुंद गुप्त जो है ये भारतेंदु युग के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, ये जो हैं ये भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं और ये सभी जो हैं ये निबंधकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1884। तो 1884 को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो समस्या पूर्ति
किस युग की विशेषता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारतेंदु युग। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन हैं? तो भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्रीनिवास दास जो हैं ये भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो फिर से पढ़ते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? ये प्रश्न जो है बार बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का एक और क्या नाम है? तो द्विवेदी युग का एक और क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जागरण सुधार काल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो द्विवेदी युग का दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाथुराम शर्मा शंकर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नाथुराम शर्मा शंकर जो हैं
इनको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर उपाधि से विभूषित किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, ये उक्ति किस साहित्यकार की मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, तो ये पंक्ति जो है किस साहित्यकार की मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति शास्त्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी 2004 में, अब पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो फिर से पढ़ते हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली कविता को अपने पत्र में बिना प्रकाशित हुए वापस भेज दिया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली कविता को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जूही की कली, इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? वही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में, अब पूछा गया है जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो ये कथन जो है किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा
2013 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोहन लाल द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सोहन लाल द्विवेदी जो हैं ये द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त, ये जो हैं ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त, ये जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडेय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मुकुटधर पांडेय जो हैं ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडेय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है? तो किस कवि की रचना में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडेय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रिय प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है, इस बार पूछा गया है जीआईसी में। तो खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में 17 सर्ग मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चोखे चौपदे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2005 और 2010 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो वैदेही वनवास नामक काव्य के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। वैदेही वनवास नामक काव्य के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो फिर से वही प्रश्न पूछा गया है कि वैदेही वनवास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम क्या है? तो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रिय प्रवास के लेखक हैं हरिओध। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रिय प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रिय प्रवास। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर इसकी चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।